हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी का यानी कि जो जीके जीएस का पर्सन है उससे रिलेटेड मैं ज्योग्राफी का टॉप 13 क्वेश्चन जो है लाने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिहार भर्ती पुलिस परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, पहला प्रश्न कि किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, यानी कि किसके ऊपर ताप तीव्रता जो पूर्वक है ना बढ़ता है, यानी कि कौन ऐसे मंडल है जहां पे हम लोग जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो उसका तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा कौन सा मंडल है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? बताइए दोस्तों, कौन सा मंडल है जहां पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका तापमान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है? तो वो मंडल है आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रता, एक मिनट। देखिए, आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। आयन मंडल ताप मंडल का भाग है। आयन मंडल किसका भाग है? ताप मंडल का भाग है। ठीक है, और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? यानी कि जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सबसे पहला किस क्षेत्र को आरक्षित किया गया था? तो वो है आपका नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1986 में स्थापित किया गया, जो भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो है भारत का सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और इसको 1986 में स्थापित किया गया था। कब? 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य। देखिए, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है, बताइए? वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही है किसका? जीव मंडल सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण है, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग को भी बढ़ाना आदि है। ठीक है, तीनों ही है, अतः विकल्प डी इसका क्या है, सही है, यानी कि तीनों है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत का जो जीव मंडल है ना नंदा देवी, ये किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को का विरासत सूची में भी शामिल है? ठीक है, तो वो है आपका नंदा देवी। कहाँ पे मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और नंदा देवी पर्वत भी है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में देखते हैं फैक्ट। देखिए, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। कब? वर्ष 1905 में की गई थी। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, यह उद्यान असम में स्थित है और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से एक है। यह उद्यान कहाँ पे है? असम में है और यूनेस्को के द्वारा घोषित एक क्या है? विश्व विरासत यानी धरोहर में से एक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में समुद्री गाय किसको
किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए समुद्री गाय यानी डुंगोंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। और डुंगोंग बताया मैंने, इसका नाम क्या है? डुंगोंग भी है। जो समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव है। देखिए ये एक प्रकार का क्या है? समुद्री स्तनधारी जीव भी है और समुद्री घास खाते हैं। देखिए ये लोग जो है ना घास खाते हैं, समुद्री घास खाते हैं तथा किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते, समुद्र में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, यानी कि कच्छ की खाड़ी और पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि पाक की खाड़ी भारत में कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, इनकी कुछ संख्या अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी मिलती है। देखिए इसकी कुछ संख्या कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना है कि पाक की खाड़ी भारत के किस क्षेत्र में है और किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बताइए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। और कंचनजंगा एक माउंटेन भी है जो कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी यानी फ्लोटिंग, ठीक है, तैरता हुआ झील कहाँ पे है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील मणिपुर राज्य में। कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? फंडिस। क्या? फंडिस, ठीक है। जो ग्रास होता है ना उसको वहां पे फंडिस बोला जाता है, ठीक है, फंडिस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ, क्या? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र प्लावी यानी फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क है। यह उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। लोकटक झील, ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर में है। और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 40 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख ये किस राज्य में है? ये आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बताया गया है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट का मतलब मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, ठीक है। हॉट स्पॉट का मतलब है कि बहुत सारे विविधता वाले जीव वनस्पति कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है। कितने हैं? 4 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट कौन कौन से हैं, ये भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? भारत में 4 पारिस्थितिक हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जो है हिमालय, संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, साथ ही इंडो बर्मा और सुंडालन और पश्चिमी घाट, ये 4 भारत में हॉट स्पॉट है। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है हॉट स्पॉट के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? बताइए चंदन का पेड़, आप लोगों ने पुष्पराज देखा ना, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो पुष्पराज में चंदन ही दिखाया गया ना, तो आपको बताना है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है। बताइए चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। और चंदन के पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में भी पाया जाता है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल में भी पाया जाता है, जहाँ पे पुष्पराज चंदन का तस्करी करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए क्रिकेट बैट, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो विराट कोहली वगैरह उन लोग जो बैट लेते हैं जिससे खेलते हैं, तो उस बैट का जो लकड़ी है बल्ला, ठीक है, उसका लकड़ी जो है ना विल्लो, ये कहाँ से आता है? बताइए तो ये कहाँ से आता है? कौन से वन से आता है?
ठीक है, तो ये आपका आता है शंकुधारी वृक्ष वन से, यानी कि ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको कहाँ पे, हिमालयी रीजन में मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में ये वृक्ष पाया जाता है शंकुधारी। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए, क्रिकेट बैट के लिए विल्लो लकड़ी शंकुधारी वृक्ष वन से प्राप्त होती है। किससे? शंकुधारी वृक्ष वन से प्राप्त होती है। ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है ये वन? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विल्लो निर्मित क्रिकेट बैट के लिए उपयुक्त जाना जाता है। ठीक है, यानी भारत में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य विल्लो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो विल्लो बैट भारत में कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप लोगों ने छक्का मारा होगा ना, ठीक है, वही बैट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि गलत जोड़ा बनाइए, बताइए गलत जोड़ा, इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है देख लेते हैं। बांदीपुर अभयारण्य ये कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। सरिस्का अभयारण्य ये राजस्थान में, ये भी सही है। अन्नामलाई अभयारण्य, ठीक है, तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, पेरियार कहाँ है आपको? पेरियार आपको मिलेगा केरल में। कहाँ मिल जाएगा? केरल में। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए, उपयुक्त प्रश्न में से पेरियार अभयवन गलत सुमेलित है। ठीक है, और पेरियार अभयवन केरल के इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। ये बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इससे जुड़े और भी फैक्ट। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव। देखिए, सबसे ज्यादा वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है बताइए? वन संपत्ति की क्षति, ये तो होता ही है, लेकिन सबसे खतरनाक बोला है। अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, ये भी होता है, लेकिन सबसे खतरनाक क्या है? जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश होना। ठीक है, जंगली जानवरों का निवास स्थानों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, वन उन्मूलन का। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। फैक्ट क्या बता रहा है? अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जंगली जीवों के निवास स्थलों का नाश है। इसका है? जंगली जीवों के निवास स्थलों का नाश है। ठीक है, अन्य विकल्पों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और अन्य विकल्पों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया जैसे वन संपत्ति की क्षति, ये भी होता है, क्यों नहीं होता? होता है, लेकिन सबसे खतरनाक है कि जंगली जानवरों का निवास स्थान का ह्रास होना। ठीक है, और सर्वाधिक प्रभाव इसी पर होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नाम से ही पता चल रहा है, ये वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण। और ये चिपको आंदोलन कहाँ चला था? उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ से? उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि खाद्य फसलों में शामिल है। बताइए, खाद्य फसलों में क्या कौन कौन शामिल है? कपास, तंबाकू, गन्ना। कपास खाते हैं क्या? नहीं। आलसी, एरंड, हल्दी, ये भी नहीं। खाद्यान्न दालें, खाद्य तिलहन, मिर्च, ये है। ठीक है, तो खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल है बताइए? खाद्यान्न दालें, खाद्य तिलहन और मिर्च, ये सब किसमें शामिल है? खाद्य फसलों में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। क्या कह रहा है कि खाद्य फसलों में दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूं, चावल, आलू, चुकंदर, जो आदि शामिल है। ये सारे चीज किसमें शामिल है? इसी में शामिल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम खेती कहाँ पे होता है? पूर्वोत्तर भारत में होता है, और पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। चलिए देख लेते हैं फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या कह रहा है कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, जंगल के आधे हिस्से को साफ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और वहाँ के जो भी वनस्पति उसको जला दिया जाता है, और वहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों यथा लकड़ी
के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है। और साथ में फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। तो झूम खेती किसके द्वारा की जाती है? आदिम जनजातियों द्वारा, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो इनमें से बताना कि कौन सा एक रोपण जो फसल है वो नहीं है। तो रोपण फसल कौन नहीं? ईख नहीं है, चाय है, कहुआ है, रबर भी है, लेकिन ईख यानी कि गन्ना जो है रोपण फसल में नहीं आता। चलिए देख लेते हैं फैक्ट। देखिए, रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहुआ और रबर की फसलें आती है। चाय, कहुआ मतलब कॉफी, ठीक है। और ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। परंतु भारत के संदर्भ में गन्ना को रोपण फसल नहीं माना जाता, संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक दावा करते हैं कि गन्ना भी क्या है, एक तरह का रोपण फसल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान यानी सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे होगा? पहाड़ों के ढलान पर। कहाँ पे होगा? पहाड़ों के ढलान पर, ठीक है। तो देखिए इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है। पहाड़ों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार व सोपानी कृषि की जाती है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सा खाद्य फसल उगाया जाता है? चावल, पेड़ी, चावल, ठीक है। चलिए देखिए इससे जुड़े फैक्ट। देखिए, दिए गए फसलों में चावल सर्वाधिक उपजाने वाली फसल है। वर्ष 2016-17 में उपयुक्त फसलों का उत्पादन मिलियन टन में निम्नवत है। चावल 110.2, गेहूं 98.4 एवं मक्का 26.3, जबकि 2015-16 में ज्वार का उत्पादन 4.4 मिलियन टन था, ठीक है। तो चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा उपजाने वाले खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद में हम लोग क्या खाते हैं? तरबूज। क्या खाते हैं? तरबूज। और ये कब उगाया जाता है? मार्च के बाद, अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई तक, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें? जायद फसल तरबूज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फैक्ट। देखिए, जायद की फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। इसमें खीरा, ककड़ी एवं तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। हाँ, खीरा ककड़ी का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता था ना दोस्तों। तो चलिए ये सब है। और रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है। देखिए, रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है। जबकि खरीफ की फसल जो है जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब? जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर एवं सरसों रबी की फसल है। और जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का एवं गन्ना खरीफ की फसल है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जायद, रबी और खरीफ तीनों फसलों को जान लिया और साथ ही उसका उदाहरण को भी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? बताइए, अब तो आसान है, हलवा हो गया आप लोगों के लिए। तो किसका उत्पादन खरीफ के फसल में मौसम में नहीं उगाया जाता है? बताइए। जौ और सरसों का। ये क्या है? ये एक रबी फसल है जो खरीफ फसल में नहीं उपजाया जाता है, ठीक है। कितना आसान था, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारत में आने के समय खरीफ फसलें बोई जाती है। बताइए, दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी जून में जब आता है तो उस समय खरीफ फसल बोई जाती है और उसके लौटने के समय में काफी काटी जाती है। अर्थात ये फसल वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक और बोई जाती है और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक काटी जाती है और बोई कब जाती है? जून, यानी जून के जुलाई में, ठीक है। मानसून आता है जून में, ठीक है। और रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल में बसंत ऋतु तथा
कहीं कहीं मई तक काटी जाती है। और खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। रबी की प्रधान फसल क्या क्या है? गेहूं, चना, जौ और अलसी। अतः स्पष्ट है कि अब इसमें जो राइट आंसर क्या है? सी ही है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? बताइए, हलवा है, रबी फसल कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है इसमें से? गेहूं, जो रेपसीड, जूट। जूट नहीं है। जूट क्या है? आपका खरीफ फसल है, ठीक है, जो बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये एक खरीफ फसल है। चलिए देख लेते हैं फैक्ट। हो जा भाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला, नहीं, फैक्ट देख लेते हैं। एक मिनट, सॉरी। हाँ, फैक्ट क्या बोला कि प्रश्न अनुसार गेहूं, सरसों तथा चना खेती रबी फसल मौसम में की जाती है, जबकि चावल, मक्का, बाजरा आदि खरीफ फसल में की जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे है? तो बताइए दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। चलिए, ये कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का किन नदियों में से पानी मिलता है? देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है वो किन नदियों के संगम या फिर किन नदियों का पानी उसमें आता है? तो आता है सतलज और ब्यास नदी का, ठीक है। सतलज और ब्यास नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर से आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं फैक्ट इससे जुड़े। देख लिए, देखिए इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ठीक है। और यह पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बने। किससे? पंजाब और ब्यास। पंजाब में है किस नदी में? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। और हरिके बैराज, कौन सा बैराज? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरिके बैराज से ये नहर स्टार्ट होती निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब और वो हरियाणा राज्य में लाभान्वित होते हैं। राजस्थान में पानी की सप्लाई इंदिरा गांधी नहर से ही होती है। और ये किन दो नदियों के मुहाने से, मतलब संगम से है? सतलज और ब्यास की, ठीक है। और ये कौन से बैराज पे संबंधित है? ये हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज, ठीक है। और एक भारत में है जैसे हुगली नदी, वो गंगा नदी के पास में कौन से बैराज से है? फरक्का बैराज से, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र आपका तारापुर है। कौन है? तारापुर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ पे? मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। और इसका वाणिज्यिक संचालन 1969 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1969 में इसका वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए देखिए इससे जुड़े और भी फैक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच है? मुल्लई पेरियार बांध की झगड़ा किन दो राज्यों की? तो मुल्लई ये नाम कहाँ है? तमिलनाडु में। और पेरियार कहाँ है? केरल में। तो केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में इस बांध का क्या है? डिस्प्यूट यानी झगड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं फैक्ट। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी, अरे ये तो हो गया, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, ये देखना था ना। हाँ चलिए इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए मुल्लई पेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। मैंने बताया तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है इस बांध की क्या? झगड़ा यानी डिस्प्यूट। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया। किस नदी पर? पेरियार नदी पर किया गया, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। इन दो राज्यों में रिहन बांध परियोजना से क्या होता है? सिंचाई होता है, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट। चलिए अंतिम प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा खाली जगह के बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो किशन गंगा भारत और किस देश के साथ विवाद का कारण है?
पाकिस्तान के कारण। ठीक है, किस देश? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुरा के निकट गुरेज घाटी में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर अवस्थित है। किसकी सहायक नदी? झेलम की। ठीक है, और इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती रही है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा हमेशा आपत्ति उठाई जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा किशनगंगा परियोजना को वर्ष 1960 के सिंधु जल समझौते, जिसके तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल के अबाधित उपयोग का अधिकार है, का उल्लंघन मानते हुए यह मामला अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया। यानी कि ये मामला कब गया? न्यायालय के समक्ष 2010 में। ठीक है, किन दो देशों के बीच? भारत और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपका ज्योग्राफी का जीके जीएस पोर्शन का बिहार भर्ती पुलिस सिपाही परीक्षा के बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लेके आया था दोस्तों, जो बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपको बताया। इसी तरह के सारे प्रश्नों का हल दोस्तों हमारे चैनल यूट्यूब फाइबर में बताया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब फाइबर से जुड़ जाए। ठीक है, और कोशिश यही कीजिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों को भी आप हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।